नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। इतिहास गुजरी हुई तारीखों का आईना होता है और इस आईने में मोहम्मद अली जिन्ना का चेहरा अब दिखता है। तो दिखता है जिन्ना की दागदार दास्तानों का इतिहास। भारत को खंडित कर देने वाली जहरीली सोच का स्वामी था जिन्ना। भारत कभी भी उस जिन्ना को नहीं माफ कर सकता जिसने हमारे देश को बंटवारे का दर्द दिया। मगर बखेड़ा तब खड़ा हो जाता है जब जिन्ना की शान में कोई कसीदे पढ़ दे। ऐसा ही कुछ कर दिया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिन्ना और गांधी, नेहरू, पटेल के बरबख्स जिन्ना को खड़ा कर दिया। अब पूरी यूपी की राजनीति में बवाल मचा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा। अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसकी नफरत वाली सोच रही हो, एक ऐसा आदमी जिसने अखंड भारत का विरोध किया हो, एक ऐसा आदमी जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का पैरोकार रहा हो, एक ऐसा आदमी जो देश के बंटवारे का गुनहगार रहा हो, ऐसे ही आदमी को क्रांतिकारी कहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। तो जिन्ना को हम याद करें तो उनके विचारों की कुछ ऐसी ही सूरत नजर आती है। ऐसे विचार जिसे समाजवादी लोहिया ने भी कभी स्वीकार नहीं किया, ऐसे विचार जिस पर नेताजी कभी मुलायम नहीं हो सके। लेकिन यूपी चुनाव की ऐसी मजबूरी सिर पर आई कि देश को खंड खंड करने वाली जिन्ना की सोच पर अखिलेश मेहरबान हो गए, और ऐसे मेहरबान हुए कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना अखिलेश के लिए समान हो गए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तर्क कोई भी हो, दलील कुछ भी हो, लेकिन देशभक्तों की कतार में जिन्ना किसी को कैसे स्वीकार होगा, और जिसे स्वीकार होगा उस पर भी प्रहार होगा। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी। अब समझने की जरूरत है कि अखिलेश के इस बयान को नासमझी माना जाए या सियासत का वो दांव जिसके केंद्र में है 20% मुस्लिम वोट और लक्ष्य है यूपी चुनाव। कहीं जिन्ना वाले प्रेम के पीछे अखिलेश का मुसलमानों को साथ लाने वाला गेम तो नहीं, क्योंकि इन वोटों पर हर विपक्षी दल के डोरों ने समाजवादी पार्टी को कुछ डरा दिया है, और यही डर अखिलेश के मन में जिन्ना बनकर घर कर गया है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है, और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। ये ऐसी पार्टी को जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं जनता उस भाषा में समझाने का काम करेगी, और 2022 में 2017 से भी बुरे हालात समाजवादी पार्टी के होंगे। इस तरह की बातें करना बचकानी हरकत से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जिसने मेहनत नहीं किया, अपने पिताजी की बनाई हुई कुर्सी पर बैठ करके 5 साल वीडियो गेम में बिता दिए, निकाल दिए, तो वो क्या इस तरह की बातें करेंगे? ऐसा नहीं है कि हरदोई की जिस रैली में अखिलेश की जुबान से जिन्ना वाला जिन्न निकला, वहाँ सिर्फ इसी मुद्दे पर बात हुई। अखिलेश ने किसानों का मुद्दा उठाया, प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल बताया, बीजेपी पर धर्म जाति की राजनीति का आरोप लगाया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है
कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। मगर सरकार पर इन हमलों के बीच अखिलेश ने जिन्ना को आजादी का ऐसा नायक बताया तो यूं कहें कि बैठे बैठाए ही मुसीबत को गले लगाया। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह, हरदोई में प्रशांत पाठक, लखनऊ में अभिषेक मिश्र और सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कहने के लिए तो 73 साल पहले कराची में जिन्ना की मौत हो गई है, मगर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जिन्ना गाहे बगाहे जिंदा होता रहा है। इस बार भी जिन्ना के नाम के जिन्न ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्पात मचा दिया। अखिलेश के मुंह से जिन्ना की तारीफ का जो गुलदस्ता निकला उसने गदर मचा दिया। अब अखिलेश को ये नसीहतें दी जा रही हैं और हंगामा बरपा है कि अखिलेश ऐसा क्यों किया। तो पाकिस्तान के बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के 13 महीने बाद ही कराची में टीबी से मर गए। और ये अकाट्य सत्य है कि मरा हुआ आदमी कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन जिन्ना है कि फिर जिंदा हो जाता है। और कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में नहीं, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, बलिया, बनारस, बख्तावरपुर में तो फिर जिंदा हुआ है जिन्ना। यूपी में चुनाव है, जिन्ना के नाम पर तनाव है। उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। जिंदा रहते हुए जिन्ना विवादित रहा, भारत के विखंडन का विलन रहा और मर जाने के बाद जिन्ना के नाम पर सियासत का संसार विस्तारित हुआ है। अखिलेश तो बोल गए, लेकिन पर्देदारी हो रही है। अब लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपको होशियार रहना है, भारतीय जनता पार्टी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का एजेंडा चला रही है। मगर वो वैसे सीधे सीधे कह रहे हैं कि अखिलेश ने अगर मुस्लिमों को रिझाने के लिए जिन्ना का जिक्र किया है तो गलत ही किया है, उससे फायदा नहीं नुकसान हो जाएगा। जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। और कांग्रेस कह रही है कि अखिलेश को असली मुद्दे उठाने चाहिए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको एक विपक्ष में रहकर असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी किसान की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बेरोजगारों की बातें कम करते हैं। बातें इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए। वैसे जिन्ना के नाम पर यूपी में विवाद ना तो नया है, न पहला और न ही आखिरी। 2018 में भी जिन्ना को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त मुहिम छेड़ दी थी। बीजेपी ने बीच में दावा किया कि जिन्ना की तस्वीर हटा दी गई है, मगर बताया यही जा रहा है कि जिन्ना की तस्वीर अपनी जगह पर कायम है। ऐसे में कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी की मुहिम का क्या हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। कांग्रेस ये सब इस वजह से याद दिला रही है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था कि जिन्ना का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को देश का दुश्मन बताया था और कहा था कि देश के दुश्मन के लिए किसी के दिल में जगह नहीं। बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं।
उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता। वो साइकिल पे किसी को सवार करते हैं, वो पंचर होती जा रही है। तो अखिलेश जी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अगर अखिलेश को किसी क्रांतिकारी का नाम लेना ही था तो वो आसफ अली का नाम ले सकते थे, अब्दुल हमीद का नाम ले सकते थे, अशफाक उल्लाह खां का नाम ले सकते थे, लेकिन उनके जुबान से जिन्ना का नाम निकला और बखेड़े से बढ़े हुए आदमी का नाम आया तो बखेड़ा भी बड़ा ही हो गया। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह, हरदोई में प्रशांत पाठक, लखनऊ में अभिषेक मिश्र और सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर जिन्ना के नाम पर सरगर्मियां तेज हैं, उधर उत्तर प्रदेश के रण में नारी शक्ति के दम पर कांग्रेस अपना किला बनाने में जुटी हुई है। लड़की हूं लड़ सकती हूं कि टैगलाइन से उत्तर प्रदेश के सबर में उतरी प्रियंका गांधी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला एक और चुनावी दांव चला है। प्रियंका ने एक ऐसा मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें महिलाओं के लिए सौगातों की भरमार है। 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तब राजनीति को बदल डालेंगी, ये मेरा दावा है। तो क्यों नहीं किसी सामान्य महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस शक्ति साधना में जुटी है और कोशिश यही है कि शक्ति के रूप में महिलाओं को साध कर कांग्रेस के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार किया जाए। चेहरा प्रियंका गांधी का है और इस चेहरे के साथ तमाम घोषणाओं के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के चुनाव में 40% सीटें महिलाओं को देने का वादा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। अब पार्टी ने महिलाओं को लेकर अलग से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। महिलाओं से कांग्रेस के किए वादों के मुताबिक हर परिवार को सालाना 3 मुफ्त सिलेंडर, सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 का मानदेय और वृद्धा विधवा पेंशन 1,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया है। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। आप मेरे दिल के बहुत करीब हो, आपके लिए सब कुछ। आप जब सरकारी बस में यात्रा करेंगी तो आपकी यात्रा मुफ्त होगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुएं दिन रात काम करती हैं, उनको कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। यूपी में चुनावी अभियान शुरू करने के साथ ही महिलाओं पर प्रियंका गांधी का फोकस है। यही वजह है कि चुनावी सभाओं में प्रियंका गांधी बार बार ये बात दोहरा रही हैं कि महिलाओं की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए लड़ूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ेगी और मैं आपको वो शक्ति देना चाहती हूँ जिसके जरिए आप खुद अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगी। 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तब राजनीति को बदल डालेंगी, ये मेरा दावा है। महिलाओं को लेकर वादों वाला ये दांव कांग्रेस पर हमले का हथियार भी बन गया है। योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसी महिला को क्यों नहीं बनाती। तो क्यों नहीं किसी सामान्य महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हो। बनाओ ना, आराधना मिश्रा मोना को बना दो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। और भी जो है तमाम महिलाएं होंगी कांग्रेस में जिनकी पूरी खानदान निकल गई हैं, उनको किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो ना। क्यों खाली पड़ा हुआ एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही खाली पड़ा हुआ है, कई वर्ष हो गए हैं, कोई अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है। को खानदान में योग्य व्यक्ति नहीं तो इसलिए खाली रहेगा पद। हालांकि कांग्रेस के महिलाओं वाले घोषणा पत्र ने यूपी के सियासी माहौल में हलचल बढ़ा दी है और इसी बहाने बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से और कोई आशा भी नहीं थी। वो शुरू से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर विरोधी रहे हैं और इसका मैं तथ्यों और आंकड़ों से बात करती हूँ। जब वो एमपी होते थे तो उन्होंने सदन में 33% रिजर्वेशन का पुरजोर विरोध किया था, उसके खिलाफ एक लेख भी लिखा था। अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं ने उनको बड़ा समर्थन दिया है, महिला विधायक भी हैं उनके पास, लेकिन उनकी 60
मंत्रियों की परिषद में एक भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं है। 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और 1 मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है। योगी जी की टीम 9 में भी महिलाएं नहीं है, एक भी। योगी जी की टीम 11 में भी तथाकथित एक भी महिला नहीं है। शायद आपकी इतिहास में जानकारी कम है या रुचि कम है। थोड़ा सा रुचि भी रख लें और पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि विनाशकाले जो आपकी नीति रही है, जो नेहरू जी ने शुरू करी, उसी का नतीजा है जम्मू कश्मीर में जो समस्या है। तो बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो प्रियंका वाड्रा को हम लोग दे सकते हैं। सियासत में हलचल चुनाव से पहले नए समीकरणों की भी है। लखनऊ में प्रियंका और जयंत चौधरी की मुलाकात से नई अटकलों की शुरुआत हो गई है, क्योंकि भले ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठजोड़ का ऐलान हो, लेकिन अब तक सीटों पर बात नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि अखिलेश आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सीट देने को तैयार है, जबकि आरएलडी 70 सीटों पर दावा कर रही है। हमने अपने निश्चय जनता के आगे रख दिए, और जब अलायंस होता है तो हम अपने मुद्दों को आगे रख के ही करेंगे। अलायंस होते हैं, अलायंस बिगड़ते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, सरकार में लोग शामिल हो जाते हैं, नेता पार्टी बदल के सरकार में शामिल हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। जनता को नहीं पता लगता क्यों बने क्यों हटे। कम से कम हमने पहले ये टोन सेट कर दिया, जनता को बता दिया ये हमारे मुद्दे हैं। कल को अलायंस में शामिल होंगे, सरकार में शामिल होंगे, विपक्ष में बैठेंगे, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इन सब के बीच अखिलेश ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ कौन चुनाव लड़ेगा और कितनी सीट पर लड़ेगा, ये सवाल बना हुआ है। इधर यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने भी पूरा जोर लगा रखा है और बड़ी घोषणाओं के साथ ही वो नए समीकरण भी बनाने के संकेत दे रही हैं, जिसका यूपी के चुनाव पर असर पड़ना तय है। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के बाद अब बात महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक रण की। शुरुआत तो हुई थी क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से, मगर अब इस केस में महाराष्ट्र की राजनीति सनी हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी अपने निशाने पर ले लिया है। फडणवीस ने भी मलिक पर करारा पलटवार कर दिया है। कि जयदीप राणा जेल में बंद है, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा। मन्नत में आर्यन ने आराम की जिंदगी जीनी शुरू कर दी है, लेकिन मुंबई की सियासत का आराम हराम हो गया है। वानखेड़े के खिलाफ आरोपों के तीरों का तर्कश सजाए मलिक ने पहले ही चक्रव्यूह रच लिया था। अब इस चक्रव्यूह में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लाकर उन पर तीर छोड़ा गया है, जिसका फडणवीस ने जवाब दिया। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। रिवर मार्च ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, जिसने पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए, और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फोटो है। मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने मांग की कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जवाब में फडणवीस ने भी पलटवार किया। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार हाई कोर्ट में लोग जा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है
तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। मलिक मान कर आए थे कि क्रूज ड्रग्स केस में वो फडणवीस की एंट्री करा कर रहेंगे, मगर फडणवीस कहते हैं कि मलिक हवा में तीर चला रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उसे लाया इसीलिए गया क्या पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, यह आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर कि जिस प्रकार से हवा में तीर चलाने का काम वो कर रहे हैं, मैं वापस कहता हूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूं, मैं कांच के घर में नहीं रहता। इधर मलिक के आरोपों से लगातार परेशान हो रहे वानखेड़े दिल्ली में ST/SC कमीशन पहुंचे अपना पक्ष रखने के लिए कि उनके दस्तावेज सही हैं। अब क्रूज ड्रग्स केस आर्यन से बहुत आगे निकलकर महाराष्ट्र की सियासत की धुरी बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।